हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश के डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का कॉम्बिनेशन वाला ये वीडियो है, जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश के डेली स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस का ये कॉम्बिनेशन वाला वीडियो बना रहा हूँ। मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड थी कि आप स्टैटिक जीके के साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी साथ में जोड़ें, तो मैंने ये एक वीडियो यहाँ से शुरुआत की है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की डेली की स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस भी शामिल होंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन डेली स्टैटिक जीके के होंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर्स के इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मध्य प्रदेश के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और साथ में स्टैटिक जीके है, जो कि मध्य प्रदेश पर आधारित है, जो कि मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के एग्जाम में दोनों ही पोर्शन आते हैं। मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके भी उसमें आता है और करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अगर मेरे इस चैनल को आप देख रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा बनाए हुए जितने भी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको उसी बेल आइकन को क्लिक करने के माध्यम से ही मिलेंगे। अगर आप उसको क्लिक नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन जो मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोज़ हैं उनके आपको नहीं मिल पाएंगे नोटिफिकेशन, और आप उनको समय पर नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप बेल आइकन जरूर क्लिक करें अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए, ये जो वीडियो है जो कि 2 मार्च 2019 का है, मैं इसको शुरू करता हूँ। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मध्य प्रदेश के जो पीडीएफ्स के नोट्स हैं मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके के, वो मैंने इस वीडियो के नीचे उसके लिंक डाल दिए हैं। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों का पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, जो कि पूरे 52 अलग अलग पीडीएफ का एक बंच है, जिसमें कि हर जिले के बारे में मैंने संक्षिप्त रूप में पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। आप उस लिंक को क्लिक करके ये पीडीएफ का बंच डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास का पूरा पीडीएफ सीरीज है, जिसमें कि मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के बारे में इसमें 7 पीडीएफ का ये बंच है, जो कि आप इस वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के भूगोल का भी इसमें लिंक पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में इसमें पूरी जानकारी मैंने इसमें कलेक्ट की है, जिसमें कि 11 पीडीएफ का ये बंच है। इसमें मध्य प्रदेश के पठार, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, मध्य प्रदेश की संरचनाएं कैसी हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की अन्य जो जलवायु और भौगोलिक स्तर पे जो भी जानकारी है वो मैंने इसमें संक्षिप्त रूप में शॉर्ट नोट्स बनाकर रखी हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो आप यहाँ से इस वीडियो के नीचे इसका भी लिंक मिलेगा, आप यहाँ से ये मध्य प्रदेश के भूगोल का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मार्च का जो मैंने स्टैटिक जीके का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सरदारपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो अभ्यारण्य है, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो उसका सही उत्तर है धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में ये स्थित है। और इस सरदारपुर जो अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, ठीक है। और ये 348 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर खरमोर जो पक्षी है, ठीक है ना, उसका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं। धार, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, और ये धार जिले में है सरदारपुर अभ्यारण्य, ठीक है ना। और ये 348 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। अच्छा, सरदारपुर के बाजू में ही है सैलाना अभ्यारण्य, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ पर है? रतलाम में। और यहाँ पर भी खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। यानी कि सरदारपुर और सैलाना दोनों अभ्यारण्यों में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि कनेक्टिविटी में आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। दोनों आजू बाजू लगे हुए जिले हैं, ठीक है ना। रतलामपुर जो कि धार के ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है ना, और नीचे धार है। तो धार में सरदारपुर और रतलाम में सैलाना, तो दोनों अभ्यारण्यों में खरमोर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना है, क्वेश्चंस पे बन जाते हैं।
आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्टैटिक जीके का है। ये आप ध्यान रखिएगा, पहले 10 क्वेश्चन पूरे स्टैटिक जीके के हैं। उसके बाद में अगले जो 5 क्वेश्चन हैं वो मध्य प्रदेश की डेली करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अगर पसंद आता है तो इसको आप लाइक और शेयर करें। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सोयाबीन फैक्ट्री ऑफ एशिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, ठीक है ना, हिंदी में बता रहा हूँ, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है सोयाबीन का संयंत्र, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश जिले में है। और इसी के साथ में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सोयाबीन का संयंत्र जो कि एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है वो उज्जैन में है, और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना, अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? ये है इंदौर में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें मैंने कवर किए हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अवार्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट अवार्ड मनी? ये सारे जितने भी अवार्ड्स ऑप्शन में दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का अवार्ड है जिसमें कि सबसे ज़्यादा पुरस्कार की राशि दी जाती है? तो इसमें सही उत्तर जिसका ऑप्शन में देखा जाएगा तो इसमें है सी, महात्मा गांधी अवार्ड। महात्मा गांधी अवार्ड में इन सभी सम्मानों में सबसे अधिक राशि दी जाती है, तो वो दी जाती है महात्मा गांधी अवार्ड में। यहाँ पर जो ये सम्मान दिया जाता है उसमें 5 लाख की पुरस्कार राशि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसको ये सम्मान मिलता है। तो बाकी के जितने हैं उसमें कम राशि दी जाती है। अगर इसमें देखा जाए तो जो लता मंगेशकर अवार्ड है, ये वाला लता मंगेशकर अवार्ड यहाँ पर, तो इसको दी जाती है 2 लाख की राशि। जिस व्यक्ति को ये लता मंगेशकर अवार्ड मिलता है उसको 2 लाख की राशि दी जाती है। और इसी की तरीके से अगर कबीर सम्मान देखा जाए तो कबीर सम्मान में जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 3 लाख की, ठीक है ना, 3 लाख की राशि कबीर सम्मान में। और तानसेन सम्मान में इसमें भी 2 लाख रुपए तक की राशि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसको ये तानसेन सम्मान दिया जाता है। तो उसमें सबसे अधिक राशि महात्मा गांधी अवार्ड को दी जाती है, इसमें कि 5 लाख की राशि है। उसके बाद में कबीर सम्मान को 2 लाख की राशि, तानसेन सम्मान को भी 2 लाख की राशि दी जाती है पुरस्कार विजेता को, और लता मंगेशकर अवार्ड जिसको दिया जाता है उसको पुरस्कार के साथ में 2 लाख रुपए की राशि का पुरस्कार दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए डिक्लेयर्ड मेजर कोलफील्ड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में इसमें से कौन सा है जो कि बड़ी कोल फील्ड नहीं है, ठीक है ना, नॉट डिक्लेयर, मतलब कि कोल माइन कौन सी है जो कि बड़ी नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डी, पंधारपुर। पंधारपुर की जो कोल माइंस है, कोल की खदानें हैं, वो मेजर कोल फील्ड में नहीं आती, यानी कि बड़ी खदानों में इसका नाम नहीं लिया जाता। और इसमें बाकी की जो अन्य ऑप्शन है ये बड़ी कोल माइन जो कि कोयले की खदानें उनमें इसकी गिनती होती है, जैसे कि सुहागपुर, ठीक है ना। सुहागपुर जो कोल माइन है ये कहाँ पर है? ये है उमरिया जिले में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी कभी बन जाता है। तो ये उमरिया जिले में आती है। इसी तरीके से ये जोहिला है, ठीक है, ये जोहिला वाली जो कोल फील्ड है ये कोरार क्षेत्र में है, ठीक है ना। कोरार भी जो है ये है कोरार, सॉरी, कोरा भी उमरिया में पड़ती है, जोहिला भी उमरिया में पड़ती है, और सुहागपुर, ये तीनों की तीनों जो कोल माइन है ये उमरिया जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है ना, ये तीनों खदान हैं। और इसके अलावा जो सिंगरौली की जो कोल फील्ड है, अन्य ऑप्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कोयला है सबसे उच्च वर्ग का पाया जाता है, और ये भी मेजर मतलब कि सबसे बड़ी खदानों में इसकी गिनती होती है, सिंगरौली कोल फील्ड की। और दूसरी है पाताखेड़ा, ठीक है ना, इसको भी, ये भी मध्य प्रदेश की बड़ी खदानों में इसकी गिनती होती है। उसके बाद में है मोहपानी, ठीक है ना, ये कहाँ पर है? ये तवा वैली में आती है, जो तवा की घाटियाँ हैं वहाँ पे है मोहपानी। तो ये सारी जो खदानें हैं ये मध्य प्रदेश की कोयले की सबसे बड़ी खदानों में इनकी गिनती की जाती है। सोहागपुर, जोहिला, है ना, कोरार, सिंगरौली, पाताखेड़ा और मोहपानी। और बाकी ये पंधारपुर है, इसको बड़ी खदानों में इसकी गिनती नहीं होती है, जो कि मध्य प्रदेश की कोयला की खदानों के में इनकी गिनती की जाती है। तो ये सबसे बड़ी खदान है अन्य, और ये छोटी खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, भारूद स्तूप इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है भारूद स्तूप? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सतना। मध्य प्रदेश के सतना जिले में है भारूद
स्तूप, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बन जाता है। और ये भारत स्तूप है, ये किसके कार्यकाल में बना था? मौर्य वंश में, ठीक है ना। मौर्य जो वंश थे उनके उसमें जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोका के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में भारत स्तूप की स्थापना की गई थी, बनाया गया था 17 में। बनाया तो गया था सम्राट अशोक मौर्य काल के शासन काल में, लेकिन उसके बाद में जब शुंग वंश आया, ठीक है ना, मौर्य वंश के बाद में आया था शुंग वंश, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुंग वंश ने ये भारत स्तूप था, इसमें जो आर्ट वर्क है, ठीक है ना, इसमें जो कलात्मक जो आर्ट वर्क हुआ था, ये आर्ट वर्क शुंग वंश के दौरान में हुआ था। उसके बाद में 1873 में जब अंग्रेजी शासन काल था, उस समय यहाँ पे एलेक्जेंडर कनगिंगम, ठीक है ना, एलेक्जेंडर जो कनगिंगम था, इन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। तो और जो भारत स्तूप में ये आया था 1973, जो कि खोज करता था, ठीक है ना, पहली बार आया था 1873 में। फिफ्थ क्वेश्चन, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? जो संजय गांधी थर्मल यानी कि ताप विद्युत जो केंद्र है, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, उमरिया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। और ये जो उमरिया जिले के बिरसिंहपुर, ठीक है ना, बिरसिंहपुर जो तहसील है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और यहाँ पर 1340 मेगावाट बिजली बनाई जाती है ताप विद्युत केंद्र से, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पर, 1340 मेगावाट की विद्युत यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और ये उमरिया जिले के बिरसिंहपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। सिक्स क्वेश्चन, शरद जोशी अवार्ड इज गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ? जो शरद जोशी पुरस्कार है, अवार्ड है, वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रिपोर्ट राइटिंग एंड हिंदी स्टेयर, यानी कि जो लेखन के द्वारा, लेखन में और व्यंग, ठीक है ना, स्टेयर मतलब व्यंग, ठीक है ना, जो हास्य व्यंग करते हैं, व्यंग की जो कविता लिखते हैं, उस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए, रिपोर्ट राइटिंग एंड हिंदी स्टेयर, ठीक है ना। जो हास्य व्यंग का क्षेत्र है उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1992-93 में, इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। और इसमें जो कैश प्राइज है वो है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये इसमें नगद पुरस्कार दिया जाता है और साथ में प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसको 1992-1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। सेवंथ क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स इज रिगार्डेड एज स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन सा स्पोर्ट्स है जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मलखम। मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट्स कहलाता है मलखम। और मलखम की जो एकेडमी है वो कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन में इसकी एकेडमी है और ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। और इसको स्टेट स्पोर्ट्स कब घोषित किया गया? 2013 में, ठीक है ना, 2013 में मलखम को डिक्लेयर किया गया था स्टेट स्पोर्ट्स में। 8th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डैम इज नॉट बिल्ड ऑन चंबर रिवर? इसमें से कौन सा डैम है जो ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि चंबल की नदी के ऊपर नहीं बना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर जो डैम है वो चंबल नदी के ऊपर नहीं बना है। ये कहाँ बना हुआ है? ये बना है नर्मदा नदी के ऊपर। जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर में ये इंदिरा सागर डैम बना है। और ये खंडवा जिला है, वहाँ पर ये इंदिरा सागर डैम बना हुआ है, ठीक है। बाकी के अन्य जो डैम हैं वो चंबल नदी के ऊपर बना है, जैसे कि गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम। ये तीनों के तीनों चंबल नदी के ऊपर बनाए हैं। और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। गांधी सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये मंदसौर में, ठीक है ना, मंदसौर में है ये गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र है, ठीक है ना, जो कि 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। और ये 1955 में
तैयार हो गया था, ठीक है ना, गांधी सागर डैम। और इसी के बाद में जो जवाहर सागर डैम है ये कहाँ पर है, ये है कोटा में, कोटा राजस्थान में। यानी कि बाकी के दो जो कि चंबल नदी है उसके ऊपर बनाए गए हैं वो दोनों राजस्थान में हैं, तो ये कोटा में है। और ठीक है, और तीसरा है राणा प्रताप सागर, ये कहाँ पर है, ये है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है ये तीनों। तो इसमें जो विद्युत परियोजना में जो शेयरिंग है दोनों राज्यों का वो है 50-50%, ठीक है ना। इसमें जो जल विद्युत केंद्र है और साथ में सिंचाई के लिए जो पानी लिया जाता है वो भी 50-50% दोनों राज्यों को मिलता है चंबल नदी से। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहाँ से, इंदौर से। इंदौर में जो जाना पावा की पहाड़ी है वहाँ से, और वो कहाँ पर है, महू तहसील में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ है और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 960 किलोमीटर ये बहती है और ये यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है इटावा के पास में, जो इटावा है उसके पास में आके ये यमुना नदी में मिल जाती है। 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 6। 6 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। कौन कौन से हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये है मंडला, ठीक है ना, मंडला बालाघाट। ये भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ पर है ये, मंडला और बालाघाट, यहाँ पर है ये कान्हा। और दूसरा है बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पर है ये है उमरिया में, उमरिया में है ये टाइगर रिजर्व। और पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व मैं सभी के बारे में बताऊंगा, ये कहाँ पर है पेंच टाइगर रिजर्व, ये है सिवनी में, ठीक है। इसके बाद में है सतपुड़ा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये है होशंगाबाद में, ठीक है। उसके बाद में है संजय डुबरी, संजय डुबरी ये कहाँ पर है, संजय डुबरी, ठीक है ना, संजय डुबरी, इसको डुबरी भी बोलते थे। संजय टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, ये है सीधी में। उसके बाद में है पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये है पन्ना में, जैसा कि नाम दिया हुआ है पन्ना, तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पूरे के पूरे 6 टाइगर रिजर्व हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये मध्य प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व हैं जो कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरीगेशन प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड अंडर ज्वाइंट एफर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मतलब वो कौन सा प्रोजेक्ट है सिंचाई परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त रूप से है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वावन थड़ी, ठीक है ना, ये वावन थड़ी है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वावन थड़ी बोलते हैं इसको। वावन थड़ी की जो सिंचाई परियोजना है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है जैसे कि उर्मिल, उर्मिल की जो परियोजना है ये किसकी है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसी तरीके से ये माही जो कहाँ है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। तो ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश, ठीक है ना, माही नदी कहाँ से बहती है, ये मध्य प्रदेश की धार जिले से बहती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए। और ये पश्चिम की ओर चली जाती है, राजस्थान में जाके वहाँ पे विलुप्त हो जाती है। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त नदी है। और इस तरीके से ये बाण सागर जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों की, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मध्य प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। इसमें जो रेशो है तीनों राज्यों का अगर डिवाइड दिया जाए, इसमें जो मिलती है विद्युत चाहे सिंचाई, 50% मध्य प्रदेश को, 25% उत्तर प्रदेश को और 25% बिहार को इसमें वितरण किया जाता है। तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाण सागर, जो कि सोन नदी के ऊपर बना है, ठीक है ना। सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से इसका उद्गम हुआ है, यहाँ से कि संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी का भी उद्गम हुआ है, लेकिन सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश से होती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार से जाकर ये गंगा नदी की ये सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। और नर्मदा नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके में।
कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। तो वो सारे ऑप्शंस जो सारे इन सभी ऑप्शंस में बन रहे हैं वो सभी में आपको एक सिंगल क्वेश्चन में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो वाकई में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारागार सिद्ध होता है और उसमें से आपको समझ में आता है, तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं कि आपको वाकई में ही मेरे माध्यम से जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको पसंद आता है। तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि मैं सही दिशा से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थे पूरे 10 क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश की स्ट्रेटेजी के पे थे। अब जो अगले 5 क्वेश्चन होंगे वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पे होंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो लिया है रबी उपार्जन वर्ष 2019-20 का जो समर्थन मूल्य पर गेहूं कितने रुपए में की कुंटल में बिकेगा, यानी कि कितने रुपए की कुंटल में इसमें निर्धारित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ठीक है ना, 1840 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से ये गेहूं की कीमत रखी गई है वर्ष 2019 और 20 में, ठीक है ना। ये इसका समर्थन मूल्य रखा गया है गेहूं के लिए, किसानों के लिए। और इसका जो पंजीयन चालू हो गया है वो होगा 23 फरवरी से इसका पंजीयन चालू कर दिया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी 2019 में 19 से इसका पंजीयन चालू हो गया है। और मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार इसको जो रजिस्ट्रेशन है ये कब तक चलेगा, 9 मार्च तक, ठीक है ना। पहले ये सिर्फ 23 मार्च को ही खत्म हो गया था, लेकिन इसका अभी पंजीयन बढ़ा दिया गया है। ये 9 मार्च 2019 तक इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। और इसमें रबी की जो फसलें हैं उसमें गेहूं के लिए समर्थन मूल्य है वो 1840 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय के गठन की मंजूरी कब प्रदान की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 16 फरवरी 2019, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। और इसके ये जो मंत्रिपरिषद थी इसकी जो बैठक की थी इसमें अध्यक्षता मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम कमलनाथ जी, ठीक है ना, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और ये 16 फरवरी को ही इसको फाइनल किया। 16 फरवरी को इस संचालनालय की गठन किया, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो संचालनालय है इसका गठन किया गया और 16 फरवरी 2019 को इसकी मंजूरी प्रदान कर दी। तीसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन, मीजल रुबेला टीकाकरण अभी जो हो रहा है उस अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, उज्जैन। मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला जो कि मीजल रुबेला टीकाकरण का जो अभियान था उसमें पहले स्थान पर रहा है। और ये अभियान मध्य प्रदेश में जो चालू हुआ था वो हुआ था 15 जनवरी को। 15 जनवरी 2019 को ये अभियान चालू हुआ था, जिसमें कि मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में ये मीजल्स रूबेला टीकाकरण का अभियान किया गया था, जिसमें कि 5 वर्ष तक के बच्चों को ये टीका लगाना था, जिससे कि जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो रूबेला हो, छोटी माता हो, बड़ी माता, उसकी रोकथाम के लिए ये टीकाकरण का अभियान चलाया गया था। तो इसमें मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला है जिसमें कि सबसे अधिक ये अभियान सफल रहा। तो इसको ये पहले स्थान पे था, मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला। चौथा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने कि यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। और ये जो निर्णय 16 फरवरी को लिया गया, 16 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने ये इसकी मंजूरी प्रदान की कि यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी उज्जैन जिले में। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का इस वीडियो का, गुजरात के 16वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इकराम अली ने कौन सा पदक जीता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, स्वर्ण पदक। इसमें गोल्ड मेडल जीता, जो कि गुजरात में ये अभी ये राष्ट्रीय स्कूल गेम हुए थे, जो कि 64वें राष्ट्रीय स्कूल गेम थे और उसमें मध्य प्रदेश के इकराम अली ने ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये जो गेम्स थे जो कि 64वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स थे, ये 15 फरवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में 2019 में ये आयोजित किए गए थे। और इसमें 17 फरवरी को ये जो एथलेटिक गेम था उसमें 17 फरवरी को ये हुआ था और 17 फरवरी को इकराम अली ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। अब इस वीडियो का ये क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट करके मेरे को बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है ना,
आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट फॉल, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट फॉल किस जिले में स्थित है और कौन सा है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट का आपका बहुत बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है कि आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दें। और अन्य जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में जो क्वेश्चन जिस तरीके से मैं अटैम्प्ट करता हूँ उसको एक्सप्लेन जिस तरीके से करता हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके मेरे को आप ज़रूर बताएं कि आप पसंद कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप कितना सुधार चाहते हैं, किस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जो कि मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों का संयुक्त रूप से ये मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन मैंने स्टैटिक जीके के लिए हैं और 5 क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स के रहेंगे। और इस तरीके से मैं कंटिन्यू ये सीरीज जारी रखूँगा, जिसमें कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स के कॉम्बिनेशन का ये वीडियो रहेगा। कई लोगों की डिमांड थी कि साथ में इसमें स्टैटिक के साथ में करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करें, तो मैंने ये इस तरीके से सीरीज में ये वीडियोज़ चालू किए हैं जो कि आपकी ही डिमांड पे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे बताएं। अगर पसंद आ रहा है तो इसको मैं चालू रखूँगा, नहीं तो इसको सेपरेट भी मैं कर सकता हूँ। आप जैसा चाहेंगे उस तरीके से आपकी डिमांड पे ही मैं इसको फॉलो करूँगा। आपको ये अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करें और इसको आप अपने ग्रुप्स में आगे बढ़ाएं, जिससे कि अन्य लोग भी देखें, तो इसको आप शेयर भी करें। और मेरे चैनल को आप अगर लगातार देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, मेरे माध्यम से आपका मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर अगर कवर हो रहा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप इसको नहीं क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे और आप मेरे वीडियोस को समय पर देखने से वंचित हो जाएंगे। तो आप बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपके कमेंट्स और आपके लाइक का मुझे बेसब्री से इंतजार होगा। जितने बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अन्य लोग भी देख रहे हैं, जितने भी आपके जिनको शेयर कर रहे हैं, तो उन सभी को आप बोलें कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद कर रहे हैं, नहीं तो डिसलाइक करें अगर नहीं कर रहे हैं, और कारण ज़रूर बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। तब तक के लिए मैं अपना ये वीडियो आगे वाला जब तक लाता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।